तो हेड डालेंगे कंपेरिजन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल मतलब ऐसा नाम ही है, रिवर्सिबल मतलब है जो आगे भी चलेगा और पीछे भी चलेगा, कंप्लीट नहीं होता है। तो लिखेंगे द रिवर्सिबल में लिखेंगे पहला पॉइंट, द प्रोसेस इन विच द डायरेक्शन में बी रिवर्स्ड, द प्रोसेस इन विच द डायरेक्शन में बी रिवर्स्ड, at any stage, direction may be reversed at any stage by merely merely by merely a small change, in a variable, small change in a variable, variable, like temperature, pressure, etc. Reversed at any stage by merely a small change in a variable like temperature, pressure, etc. तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसको किसी भी स्टेज पर हम रिवर्स कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। मेरली मतलब थोड़ा सा चेंज कर दें, किसमें? टेम्परेचर में, प्रेशर में। अगर थोड़ा सा चेंज कर दें तो प्रोसेस वापस हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, वापस हो जाएगा। उधर लिख लेंगे, इरिवर्सिबल लिखेंगे, ए प्रोसेस इन विच द डायरेक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड, a process in which the direction cannot be reversed, at any stage, by change in a variable, like temperature, pressure, etc. अब इसमें उल्टा है कि डायरेक्शन को रिवर्स कर ही नहीं सकते हैं। अगर यहाँ तक कि टेम्परेचर भी अगर बदल दो, प्रेशर बदल दो, तब भी डायरेक्शन जो है वापस नहीं होगी, है। चल गया तो चल गया, प्रोसेस हो गया तो जो कि वापस नहीं होगी, ऐसा जो है इरिवर्सिबल है। अगला पॉइंट लिखेंगे रिवर्सिबल में, इन दिस प्रोसेस the driving force is driving force is only infinitely greater than the opposing force at all stages, only greater than the opposing force at all stages, तो इस प्रोसेस को जो चलाने वाला जो फोर्स है, ड्राइविंग मतलब इस प्रोसेस को चलाने वाला, ड्राइवर नहीं होता जैसे चलाता गाड़ी है, तो ऐसे ड्राइविंग फोर्स मतलब इस प्रोसेस को चलाने वाला जो फोर्स है, वो जो होता है वो इस प्रोसेस के जो खिलाफ फोर्स हैं, अपोजिंग फोर्स, उनसे ज़्यादा होता, उनसे जो है ज़्यादा होता जाकर। उधर लिख लेंगे, the driving force is different than the opposing force. Driving force is different than the opposing force. अब इस इधर वो है ड्राइविंग फोर्स जो है वो अपोजिंग फोर्स से डिफरेंट, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है, लेकिन यहाँ ज़्यादा ही होगा, इधर में इसमें जो है ज़्यादा ही होगा जाकर रिवर्सिबल में। अगला पॉइंट लेंगे रिवर्सिबल में, it is carried out slowly, तो ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है धीरे धीरे होता है, स्लोली, धीरे धीरे। उधर लिख लेंगे, इट इज कैरीड आउट रैपिडली,
इट इज़ कैरीड आउट रैपिडली। और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है बहुत तेज होता, रैपिडली, तेज। अगला पॉइंट लेंगे रिवर्सिबल में, एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोसेस, एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोसेस, एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोसेस, काम लाएंगे, इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब्ड, इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब्ड, DISTURBED, डिस्टर्ब्ड। तो इस रिवर्सिबल प्रोसेस के किसी भी स्टेज पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता। इक्विलिब्रियम समझते हैं, जितनी तेजी से आगे चल रहा है उतनी तेजी से पीछे चल रहा है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हैं, तो उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो है डिस्टर्ब नहीं होगा किसी भी स्टेज पर। उधर लिख लेंगे, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट ओनली, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट ओनली, में एग्जिस्ट ओनली आफ्टर द, एग्जिस्ट ओनली आफ्टर द completion of, completion, COMPLETION, completion of the process, after the completion of the process। तो यहां तो जब प्रोसेस के दौरान इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तभी इक्विलिब्रियम जो है वो आ सकता है, वरना प्रोसेस के दौरान इक्विलिब्रियम हो गए नहीं, तभी तो इरिवर्सिबल है, रिवर्स हो गई नहीं। इक्विलिब्रियम तो जब ही होगा जब रिवर्स, आगे भी चले पीछे भी चले रिवर्स भी हो, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। तो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद तो हो सकता है इक्विलिब्रियम, लेकिन जब तक प्रोसेस चलेगा तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा जाकर। अगला पॉइंट लेंगे रिवर्सिबल में, इट इज़ ओनली इमेजिनरी, इट इज़ ओनली इमेजिनरी, IMAGINARY, इमेजिनरी, and cannot be achieved, and cannot be achieved, ACHIEVED, achieved in actual process, in actual process। तो ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं ये सिर्फ काल्पनिक हैं, इमेजिनरी, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा होता होगा, एक्चुअल में इनको जो है अचीव नहीं किया सकता। रिवर्सिबल प्रोसेस को जो एक्चुअल में अचीव कर नहीं किया सकता, सिर्फ कल्पना होती है, ये इमेजिनरी होते हैं। और जो जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं, जो भी नेचुरली हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं, वो सब इरिवर्सिबल होते हैं। तो उधर लिख लेंगे, उधर लिखेंगे, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल, आर इरिवर्सिबल। तो सारे नेचुरल प्रोसेस क्या हैं, इरिवर्सिबल हैं, इनको रिवर्स नहीं कर सकते, आप वापस नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे रिवर्सिबल है, वर्क ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस, रिवर्सिबल लिखेंगे, वर्क ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस, वर्क ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस इज मैक्सिमम, वर्क ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस इज मैक्सिमम। हाँ, रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क होगा, वर्क मिलेगा जाकर, वो मैक्सिमम होगा। और उधर लिख लेंगे, वर्क ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस, वर्क ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस, वर्क ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस इज नॉट द मैक्सिमम, इज नॉट द मैक्सिमम, इज नॉट द मैक्सिमम। तो ये तो हो गया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में, प्रोसेस के बारे में। अब हेडिंग डालेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
तो जैसे पहला है आइसोलेटेड प्रोसेस। तो पीछे हम आपको आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ा चुके हैं। वो सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ ना तो एनर्जी को एक्सचेंज करता है ना मैटर, कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता। तो वही चीज़ है यहाँ पर आइसोलेटेड प्रोसेस में, ना तो एनर्जी एक्सचेंज होगी ना, तो इसमें सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी जाकर। यानी इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो भी ज़ीरो होगा, और वर्क डन है वो भी ज़ीरो होगा। और तो क्यू, और आपको कब फार्मूला कल बताया था आपको, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या बताया था फार्मूला, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। तो ये ज़ीरो हो गया और वो ज़ीरो हो गया, तो क्यू भी ज़ीरो हो गया, यहाँ क्यू भी ज़ीरो आ जाएगा। तीनों चीज़ें ज़ीरो होंगी फिलहाल आइसोलेटेड प्रोसेस में, तीनों चीज़ें ज़ीरो होंगी जाकर। हीट है, इंटरनल एनर्जी में चेंज है और वर्क डन, तीनों ज़ीरो हो जाएंगे जाकर। दूसरा है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस तो देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या है, आइसो मतलब सेम और थर्मल मतलब यहाँ टेम्परेचर। ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, सिस्टम का टेम्परेचर ना बदले, उसे कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो लिख लेंगे द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, the process in which temperature of the system remains constant, temperature of the system remains constant, is called isothermal process, is called isothermal process। अब देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस जो है, जैसे मान लीजिए ये सिस्टम है, अब इसके चारों तरफ एक दीवार है, चारों तरफ। तो ये जो दीवार है वो कैसी हो, ताकि अब चूंकि आइसोथर्मल क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ऐसी दीवार कैसी हो, इंसुलेटिंग हो या कंडक्टिंग हो, ताकि ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। कैसी दीवार हो इसके चारों तरफ, इंसुलेटिंग हो या कंडक्टिंग, टेम्परेचर ताकि कांस्टेंट रहे। ये चारों तरफ की जो दीवार, इसके मतलब दीवार से घिरा हुआ है, वाल से घिरा हुआ, तो वाल कैसी होना चाहिए, कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग, वाल जो है वो कंडक्टिंग होना चाहिए, तभी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इंसुलेटिंग नहीं होगा। कंडक्टिंग जैसे है, मान लीजिए कैसे कांस्टेंट रहेगा, जैसे मान लीजिए इसका टेम्परेचर बढ़ा, इसने हीट तुरंत बाहर फेंक दी है, और जैसे टेम्परेचर कम हुआ हीट तुरंत बाहर से ले ली, ताकि टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, हैं। टेम्परेचर जैसे मान लीजिए बढ़ा, अब टेम्परेचर रहना है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कैसे रहेगा, टेम्परेचर मान लीजिए इसका बढ़ गया, तो बढ़ने लगे क्या, तुरंत हीट बाहर फेंक दी, ताकि टेम्परेचर उतना बना रहे। अब मान लीजिए कम हो गया, तो तुरंत उन्हें बाहर से हीट ले ली, ताकि टेम्परेचर उतना बना रहे। तो ये तभी धूप आएगा जब ये कंडक्टिंग होगी, जब हीट इससे फ्लो हो पाएगी। और जब अगर इंसुलेटिंग होगी, तो इंसुलेटिंग ना हीट अंदर जाएगी ना बाहर आएगी, तो फिर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस ज़रूरी है कि सिस्टम शुड बी सराउंडेड बाई कंडक्टिंग वाल। तो नेक्स्ट पैराग्राफ लिख लेंगे फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस सिस्टम should be surrounded by, for isothermal process system should be surrounded by a wall of should be surrounded by a wall of conducting material, so that its temperature would remain constant,
टेम्परेचर वुड रिमेन कांस्टेंट, वुड रिमेन कांस्टेंट। हाँ, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस अभी पढ़ा कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो फर्स्ट लॉ, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो इन तीन चीज़ों में से कौन सी चीज़ जीरो हो जाएगी यहाँ पर? हाँ, इंटरनल एनर्जी जीरो, क्योंकि हमने आपको इंटरनल एनर्जी पढ़ाई थी तो वहाँ एक लिखा था पॉइंट, आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती, और यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आइडियल गैस के लिए अगर लें तो चूंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं होगा। डेल्टा यू क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो ये चीज़ आप ले सकते हैं कि यहाँ पर डेल्टा यू इक्वल टू ज़ीरो काहे लिए? ब्रैकेट में ले लेंगे फॉर आइडियल गैस के लिए होगा, लेकिन फॉर आइडियल गैस। तो जब डेल्टा यू इक्वल टू ज़ीरो हो गया, देखिए तो रखे वैल्यू, अब फार्मूला क्या है? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। तो ये तो ज़ीरो हो गया, तो क्यू प्लस डब्लू, इसका मतलब क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? जो हीट जो सिस्टम को यह है कि माइनस डब्लू हो जाएगा, क्यू इक्वल टू माइनस डब्लू, क्यू इक्वल टू माइनस डब्लू हो जाएगा जाकर। अब है वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखिए ये जो वर्क डन है W इक्वल टू क्या आएगा आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में? इसका फार्मूला होता है, डायरेक्ट हम फार्मूला लिखें, माइनस NRT और नेचुरल लॉग और फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ये होता है माइनस NRT फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। नेचुरल लॉग है, LN को कहते हैं नेचुरल लॉग। ये देखिए नेचुरल लॉग जो है LN कहलाता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। इसको आप लॉग बेस ई भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो अगर इसको ऐसे भी लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, W इक्वल टू ये भी हो जाएगा माइनस NRT लॉग बेस ई फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ऐसे भी लिखा सकता है, फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। अच्छा, अगर नेचुरल लॉग हटाना है, केवल लॉग लाना सिंपल, जो कि न्यूमेरिकल में ये तो नेचुरल लॉग इस्तेमाल होता है थ्योरी में, लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लेना है तो फिर आपको केवल सिंपल लॉग लाना पड़ेगा, लॉग बेस 10 जिसे कहते हैं। तो ये आपको कई बार पीछे ही बता चुके हैं कि जो नेचुरल लॉग LN या लॉग बेस E जिसे कहते हैं, बात एक ही, ये जो है अगर सिंपल लॉग कितने होता है 2.303 और लॉग बेस 10। देखिए केवल अगर लॉग लिखा हुआ तो वो लॉग बेस 10 ही है, केवल जब लॉग लिखा हो तो लॉग बेस 10 होता है वो, चाहे लॉग बेस 10 लिखो या नहीं लिखो, केवल लॉग होता है वही मतलब। तो अगर हम इसको हटाएंगे, ये यहाँ से लॉग बेस ई हटाएंगे तो उसकी जगह क्या रखेंगे? ये रखेंगे। तो देखिए अब फार्मूला क्या आ जाएगा? अब फार्मूला आ जाएगा, तो W इक्वल टू आपका फार्मूला आ जाएगा माइनस NRT, अब सॉरी माइनस 2.303 NRT और लॉग बेस 10, चाहे लिखो बेस 10 या ना लिखो तब भी बात है कि बी फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम,
ये आ जाएगा फाइनल वॉल्यूम पानी इनिशियल वॉल्यूम। अब देखिए पीछे हमने आपको बायल्स लॉ पढ़ाया था। बायल्स लॉ पढ़ाया था, पी बी इक्वल टू कांस्टेंट, ये बताया था। तो अगर पी और प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, तो अगर पी आई और वी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एफ और वी एफ। तो वी एफ अपान वी आई कितना हो जाएगा जाकर, वी एफ उसको उधर ले जाए तो हो जाएगा जाकर पी आई अपान पी एफ हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो वी एफ अपान वी आई जगह पे हम ये क्या ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसकी जगह पर हम ये रख सकते हैं। देखिए तो देखिए कब वर्क डन क्या आ जाएगा, W इक्वल टू -2.303 NRT log बेस 10 हो जाएगा पी आई अपान पी एफ, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, n जो इसमें है नंबर ऑफ मोल्स है, और r गैस कांस्टेंट। पीछे चैप्टर में हम आपको r की वैल्यू हर यूनिट में बता चुके हैं। जैसे यहाँ पर अगर जूल अगर उसमें लें 8.314, ये जूल में होती है, जूल पर मोल पर केल्विन, ये r की वैल्यू होती है। T यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन में वही एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जैसे वी आई क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, शुरू में क्या वॉल्यूम है। ऐसे ही पी आई क्या है, इनिशियल प्रेशर, पी आई जो है वो इनिशियल प्रेशर हो जाएगा। ऐसे ही एफ पी एफ या वी एफ क्या है, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर, सॉरी फाइनल प्रेशर। और हाँ वॉल्यूम आ गया, सॉरी। और पी एफ क्या हो जाएगा, फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर हो जाएगा। तो आपके फिर से पूरे जितने चैप्टर पढ़ाए गए हैं वो सब टेस्ट ले लें पूरे का, अगले फ्राइडे को। हाँ और क्या है, एक बार हो भी चुका। फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो अभी हमने बताया था जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस अभी बताया था Q इक्वल टू क्या होता है, -W। और इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो माइनस, और अभी वर्क डन का कल फार्मूला बताया था आपको, एक्सटर्नल प्रेशर इनटू डेल्टा वी या डी वी। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हीट जो है याद आ जाकर क्या आ जाएगा, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी आ जाएगा,
ये इरिवर्सिबल प्रोसेस ले हीट हो जाएगी, आइसोथर्मल अगर इरिवर्सिबल है। और फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल अगर है, फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस अगर है, आइसो रिवर्सिबल प्रोसेस, तो फिर भाई Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होता ही है, तो बता ही चुके हैं अभी आइसोथर्मल प्रोसेस में। अब अभी जो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन निकाला वो रखेंगे माइनस, अब वर्क डन क्या निकाला 2.303 nRT log फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हीट आ जाएगी जाकर क्या आ जाएगी 2.303 nRT और log फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ये आ जाएगा जाकर। तो अगर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसमें जो हीट सिस्टम को दी जाएगी वो फार्मूला इरिवर्सिबल जो है एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। लेकिन अगर रिवर्सिबल है तो जो हीट का फार्मूला हो जाएगा तो ये आएगा, हीट का फार्मूला आएगा 2.303 nRT log फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ये हो जाएगा। तो दोनों के लिए अलग है, इरिवर्सिबल वो रहेगा और रिवर्सिबल ये रहेगा हीट का फार्मूला। अब तीसरा हम लेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, इसे हिंदी में कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। तो एडियाबेटिक प्रोसेस किसे कहेंगे, ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम को ना हीट दी जाए ना ली जाए, सिस्टम को हीट दी जाए ना तो हीट दी जाएगी ना सिस्टम से हीट ली जाएगी, यानी सिस्टम की क्या रहेगी हीट कांस्टेंट रहेगी, हीट कांस्टेंट रहेगी। तो लिखेंगे द प्रोसेस इन विच neither heat is transferred to the system, neither heat is transferred to the system, neither heat is transferred to the system, nor taken from the system, nor taken from the system, transferred to the system, not taken from the system, is called adiabatic process, is called adiabatic process, adiabatic process। अब देखिए फिर वही बात, देखिए ये मान लीजिए सिस्टम है, अब ये चारों तरफ घिरा हुआ किसी उससे, तो फिर यहाँ पर है कि अब ये कैसे मटेरियल से घिरा हो, किस मटेरियल से चारों तरफ घिरा हो ताकि हीट कांस्टेंट रहे, हीट ना बाहर जाए ना अंदर जाए, ना हीट इसको दी जाए ना इससे ली जाए। तो अब ये कैसा मटेरियल होना चाहिए, इंसुलेटिंग, कुचालकी है जिससे हीट ट्रांसफर ही ना हो। तो अगर ये सिस्टम इंसुलेटिंग मटेरियल से अगर घिरा हुआ है तो हीट ना अंदर जाए ना बाहर जाएगी ना अंदर आएगी बाहर से, है इंसुलेटिंग मटेरियल। तो एडियाबेटिक प्रोसेस लिए ज़रूरी है कि सिस्टम शुड बी सराउंडेड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो लिखेंगे फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस it is necessary that for adiabatic process it is necessary that the system should be surrounded by a wall, system should be surrounded by a wall made up of insulating material, wall made up of insulating material। तो देखिए अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन आपको जो बताई कि डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है क्यू प्लस डब्लू। अब यहाँ क्यू एडियाबेटिक, पहले ये लिख लीजिए,
एडियाबैटिक प्रोसेस में ना तो हीट दी जा रही ना ली जा रही, यानी Q इक्वल टू ज़ीरो रहेगा। Q ना तो हीट दी जा रही ना ली जा रही, तो Q इक्वल टू ज़ीरो। तो अब इसकी इक्वेशन क्या बताई थी फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W होता है। तो डेल्टा इक्वल टू ज़ीरो प्लस W, तो डेल्टा U इक्वल टू क्या आ जाएगा, W आ जाएगा, W आ जाएगा। अब देखिए यहाँ दो कंडीशन हो सकती हैं, कंडीशंस एडियाबैटिक प्रोसेस में दो कंडीशन हो सकती हैं। जैसे पहली कंडीशन यहाँ पर है, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होगा निगेटिव है? हाँ कल लिखाया था आपने आपको नोट। तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस W, ये आप कह सकते हैं Q नहीं डेल्टा U, डेल्टा U इक्वल टू, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस डेल्टा U, प्लस डेल्टा U हो जाएगा। एक ही बात है, चाहे Q इक्वल टू लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, बात एक ही। तो अगर एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम पर अगर वर्क हो रहा ऑन द सिस्टम, तो इंटरनर्जी प्लस होने वाला क्या, इंटरनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इंटरनर्जी क्या किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सिस्टम का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये सवाल पूछा था कि क्या ऐसा कोई मेथड है जिसमें सिस्टम को बिना हीट दिए उसका टेम्परेचर बढ़ जाए। देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट तो दी नहीं जा रही, ना ली जा रही ना दी जा रही, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि सिस्टम को बिना हीट दिए उसका टेम्परेचर बढ़ जाए। तो यही तरीका है एडियाबैटिक प्रोसेस में, अगर सिस्टम पर ऑन द सिस्टम वर्क कर दिया जाए तो इंटरनर्जी बढ़ जाएगी, और इंटरनर्जी बढ़ने मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इंटरनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो सिस्टम पर अगर वर्क हो जाएगा, अगर ये हो जाएगा। लेकिन ये फिजिक्स में इसका उल्टा हो जाएगा, होगा ये भी, लेकिन वहाँ पर तो ऑन द सिस्टम को निगेटिव लिया जाता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पॉजिटिव लिया जाता है ऑन द सिस्टम को। दूसरा देखें, दूसरा तरीका, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम बाय द सिस्टम अगर वर्क हो रहा है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो देखिए क्या हो जाएगा जाकर। अब बाय द सिस्टम डेल्टा U इक्वल टू क्या होता है, ये प्लस, और W माइनस होता है बाय द सिस्टम, तो प्लस माइनस माइनस, तो डेल्टा U इक्वल टू माइनस W हो जाएगा। या ऐसा उल्टा कह सकते हैं, W इक्वल टू माइनस डेल्टा U, माइनस डेल्टा U। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए आ गया, अब एडियाबैटिक प्रोसेस है, ना तो हीट ली जा रही ना दी जा रही, तो ये भी एक तरीका आ गया। क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें सिस्टम को बिना हीट, सिस्टम से बिना हीट लिए उसका टेम्परेचर कम हो जाए। तो यह है तरीका। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम द्वारा बाय द सिस्टम वर्क अगर हो रहा है तो क्या हो जाए, देखिए माइनस आने मतलब क्या, इंटरनर्जी कम हो जाएगी, और इंटरनर्जी कम होने मतलब क्या है, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। बिना सिस्टम से हीट लिए टेम्परेचर गिर रहा है उसका, है। तो इसका मतलब है कि ऑन द अगर सिस्टम हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी हीटिंग होगी, और बाय द सिस्टम हो रहा है तो यहाँ क्या होगी, कूलिंग होगी जाकर। तो ऊपर यहाँ पर लिख लेंगे हीटिंग, और यहाँ कूलिंग होगी, कूलिंग होगी जाकर।